नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो ममता दीदी के बंगाल के मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के घरों में लगी आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इन घरों से निकल रहा धुआं कई सवाल पूछ रहा है। आखिर ये आग लगाई किसने, कौन था इसके पीछे और कितनी गहरी थी ये साजिश? आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि क्या है मुर्शिदाबाद की हिंसा का विदेशी कनेक्शन। साथ ही खुलेगा राज कि आखिर साजिश रचने वालों ने पूरे देश में कितने मुर्शिदाबाद बनाने का नापाक प्लान बनाया है। आज हम आपको बताएंगे उन दो आतंकवादी संगठनों का पूरा सच, जिनका नेटवर्क मुर्शिदाबाद में इतना तगड़ा है कि इन्होंने एक ही झटके में कई गांवों के हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही हम ममता बनर्जी के एक मंत्री का बयान भी आज पूरा सच में डिकोड करेंगे। वो बयान जिसमें पहले से ही मुर्शिदाबाद जैसे घटना की धमकी दे दी गई थी। और साथ ही आपको बताएंगे जलते हुए बंगाल को बचाने के लिए क्या है योगी का फॉर्मूला। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद अब कई चौंकाने वाले राज खुल रहे हैं। ये राज क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि मुर्शिदाबाद में मूर्ति बनाने वाले कलाकार पिता पुत्र की हत्या करने वाले दो आरोपी पकड़ लिए गए हैं। एक आरोपी बीरभूम और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया। इनके नाम कालू नदाब और दिलदार नदाब है। इन दोनों ने मूर्ति कलाकार हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की बेरहमी से हत्या की थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन कर गए थे वो कब अपने घर वापस आएंगे, क्योंकि अब भी इन लोगों के मन में भय का वातावरण है। केंद्रीय सुरक्षा बल बीएसएफ के कारण किसी तरह इनकी जान बची हुई है, लेकिन अब भी 400 से 500 लोग मालदा के राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। ये लोग नदी पार करके या फिर सड़क से 60 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो परिवार यहाँ आए हैं उन्हें नहीं पता कि वे कब अपने घर लौटेंगे, वे अपने घर लौट पाएंगे भी नहीं, ये भी उन्हें नहीं पता। और यह भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है, जिसमें बांग्लादेश से घुसपैठ और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का जिक्र है। आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। गाड़ियां जलाई गई, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ कर लूट की गई, और ये सारे घर ज्यादातर हिंदुओं के थे। इस हिंसा में मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई, 15 पुलिस वाले घायल हुए और 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं अभी तक। और केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में करीब 1500 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए हैं, और इनमें से 300 जवान जो हैं वो बीएसएफ के हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं, सुरक्षा बल सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले की हिंसा पीड़ित इलाकों में मुख्य रूप से सुती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुरा में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव बना हुआ है क्योंकि हिंसा ही इतनी हुई थी। और इस बीच पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे पीएफआई और अंसारुल बांग्ला जैसे आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों का हाथ हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कह चुके हैं कि इस हिंसा के पीछे पीएफआई जैसी सांप्रदायिक शक्तियां शामिल हैं, जिन्हें ममता सरकार का संरक्षण हासिल है। और क्योंकि अगर समय रहते ममता बनर्जी ने पीएफआई नेताओं को गिरफ्तार किया होता तो ये हिंसा नहीं होती। और आप भी सुनिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे मुर्शिदाबाद हिंसा की साजिश का पूरा सच। नहीं, ये तुरंत होना चाहिए। मुर्शिदाबाद इशू में वहाँ एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। पहले ये नहीं हुआ मोमिनपुर, इकबालपुर में, रिसड़ा में, डालखोला में, शिवपुर में, सब एक्सट्रीमिस्ट को अंदर किया है। नहीं है यह अंसारुल बांग्ला पीएफआई सिमी का काम है, उसको पेट्रोनाइज कर रहा है यहाँ का सरकार।
वोट बैंक की लालच से। तब आप ऐसे सांप्रदायिक ताकतों को सिर पे चढ़ाएंगे तो ऐसा ही होगा। पहले ही अगर ममता बनर्जी की सरकार ने इन सांप्रदायिक ताकतों को अगर पहले जड़ से अगर खत्म कर दिया होता तो अगर आज इसने ऐसा नहीं होता। उस समय पीएफआई जब बैन हुआ था तो पीएफआई के जितने भी नेता थे उसको अगर जेल में घुसाते ममता बनर्जी, आज ये नहीं होता। उस समय सिर्फ वोट बैंक के लिए उन्होंने पीएफआई की एक भी नेता को गिरफ्तार नहीं किया। आप पूछिए जाके ममता बनर्जी से और डीजी पुलिस से, क्यों पीएफआई के एक भी नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। तो बंगाल बीजेपी के नेताओं का मानना है कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों का हाथ हो सकता है। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि शुरुआती जांच की सुई किन विदेशी आतंकवादी संगठनों की तरफ घूम रही है। तो देखिए, मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बांग्लादेश के 2 आतंकवादी संगठनों का नाम सामने आ रहा है। इन आतंकवादी संगठनों के नाम है अंसार उल्लाह बांग्ला टीम, जिसे ABT के नाम से जाना जाता है, और दूसरे संगठन का नाम है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जिसे JMB के नाम से जाना जाता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में ABT और JMB के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। ये स्लीपर सेल पिछले 3 महीनों से इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे और इसके लिए विदेशों से फंडिंग की गई थी। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिसका इस्तेमाल, इस फंड का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और जमीन पर संगठन बनाने में किया गया। साजिशकर्ताओं का जो लक्ष्य था वो था बंगाल को बांग्लादेश जैसा बनाने का। और सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि नदिया, मालदा, उत्तरी 24 परगना और कूच बिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में भी हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। और ऐसे में इन इलाकों को लेकर केंद्र की जो एजेंसियां हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। अगर हम JMB की बात करें तो उसने राज्य के 7 सीमावर्ती जिलों में अपने स्लीपर मॉड्यूल को सक्रिय कर दिया है और अपने स्लीपर सेल की संख्या बढ़ाने के लिए अवैध मदरसों से युवाओं की भर्ती की जा रही है। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बड़े राज सामने आ रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर सबसे पहले नंबर पर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT है। आपको बता दें कि ABT बांग्लादेश में सक्रिय एक प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन है। आइए अब आपको इस संगठन का पूरा सच बताते हैं। देखिए, ABT अल कायदा की जो विचारधारा को मानता है। वो विचारधारा क्या है? वो विचारधारा है कट्टर इस्लाम की। और पूरे दक्षिण एशिया में ये जो संगठन है, मतलब साउथ एशिया जिसको हम कहते हैं, इसमें ये संगठन ABT इस्लामी कानून यानी शरिया लागू करने के उद्देश्य से काम करता है। और इस संगठन की स्थापना 2007 में बांग्लादेश में हुई थी और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी है। और शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने पिछले साल ABT चीफ जशीमुद्दीन रहमानी को पैरोल पर रिहा कर दिया था। यानी यूनिट सरकार का पूरा जो है सहयोग इस ABT को मिल रहा है। और ABT पर बांग्लादेश में कई धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगरों और पत्रकारों की हत्या के आरोप हैं। इन्होंने कई ऐसे लोगों की हत्या की और हत्या की कोशिश भी की। और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का ABT को पूरा समर्थन मिलता है। और साल 2023 में असम में ABT के कई मॉड्यूल पकड़े जा चुके हैं। और खबरों के मुताबिक ABT भारत में भी जिहादी नेटवर्क बनाने का प्रयास कर रहा है और उसने लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन से 2022 में गठजोड़ कर लिया था, ऐसा खबरें हैं। और लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए ABT के साथ गठजोड़ किया है। और माना जाता है कि ABT पश्चिम बंगाल में अपना नेटवर्क बना चुका है, लेकिन जल्द ही केंद्र सरकार की जो खुफिया एजेंसी हैं वो इसके पीछे लग चुकी हैं और जल्द ही ये नेटवर्क तोड़ दिया जाएगा। तो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन PFI का नाम भी सामने आ रहा है। आरोप है कि PFI की राजनीतिक विंग रही SDPI के सदस्यों ने पिछले कई दिनों से इलाके में मुस्लिम समाज के युवाओं को वक्फ कानून के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया। और SDPI के सदस्य इलाके में घर घर जाकर युवाओं और बच्चों को भड़का रहे थे। और मुस्लिम समाज के इन युवाओं और बच्चों को कहा जा रहा था कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों का सब कुछ छीन लेगी और इसीलिए आंदोलन करना होगा। इस दौरान तरह तरह की भड़काऊ और उकसाने वाली बातें कही जा रही थी। और पुलिस के साथ झड़प में गोली लगने से जिस युवक की मौत हुई उसका नाम है एजाज अहमद।
उसके परिवार ने भी एसडीपीआई का नाम लिया है। उसने कहा है कि एसडीपीआई के कहने पर ही वो ये सब मुर्शिदाबाद में हो रहा था। और आपको बता दें कि एक समय ऐसा था कि आतंकी संगठन सिमी की सक्रियता सबसे ज़्यादा पूरे बंगाल में मुर्शिदाबाद के इलाके में ही थी। और बाद में इसी सिमी के लोग पीएफआई से जुड़ गए और मुर्शिदाबाद पीएफआई का गढ़ बन गया। और यही सिमी और पीएफआई के लोग ही एसडीपीआई से भी जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से मुर्शिदाबाद में एसडीपीआई का संगठन काफ़ी मजबूत भी है। और आरोप तो यहाँ तक हैं कि मुर्शिदाबाद से टीएमसी के सांसद अबू ताहिर खान भी पीएफआई और एसडीपीआई के करीबी माने जाते हैं, ऐसा आरोप है। तो मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे राजनीतिक साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ममता बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए थे जिससे मुर्शिदाबाद में आग लगी। मिसाल के तौर पर ममता सरकार में मंत्री और जमीयत उलेमा बंगाल यूनिट के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी के भड़काऊ बयान को आप ध्यान से याद कीजिए। 10 अप्रैल को कोलकाता के रामलीला मैदान में मुसलमानों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कहा था, ठीक वही सब, जी हाँ, ठीक वही सब मुर्शिदाबाद में दोहराया गया। उन्होंने कहा था कि अगर वह चाहें तो चक्का जाम करके कोलकाता को ठप कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा था कि अगर हम कोलकाता को ठप करना चाहें तो आसानी से 50 जगहों पर 2-2 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जाम करवा सकते हैं। चौधरी ने आगे कहा कि अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, चौधरी ने आगे कहा कि हमारी रणनीति जिलों से शुरू करने की है और फिर कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हज़ार लोगों को हम तैनात करेंगे। सुनिए उस दिन सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने क्या कहा था, फिर हम आपको एक बार फिर समझाएंगे इस बयान का मतलब। यदि बोलताम जैम करब तो 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। तो निश्चित तौर पर आपने सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान बहुत ध्यान से सुना होगा और अब इस बयान के मायने समझिए। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने जो बात कोलकाता को ठप करने के लिए कही थी, ठीक वही मॉडस ऑपरेंडी मुर्शिदाबाद को ठप करने के लिए दोहराया गया। भीड़ सड़कों और रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए निकल गई। यहां पर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने साफ साफ कहा था कि हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारी रणनीति जिलों से शुरू हो करने की है। तो क्या सिद्दीकुल्लाह जिन जिलों का जिक्र कर रहे थे, क्या उसमें से एक मुर्शिदाबाद भी था? सवाल कई हैं और इनके जवाब अब जांच एजेंसियों को तलाशने ही होंगे। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जहां दंगाइयों को उसी भाषा में जवाब दिया है, वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं की खामोशी पर भी योगी ने सवाल उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते से पश्चिम बंगाल जल रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री खामोश हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है। सीएम योगी ने कहा कि मुर्शिदाबाद के हिंसा के जो पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे इंडी गठबंधन के दल चुप हैं, मौन हैं और दंगाई धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। आप भी सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है
तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी को यूं ही निशाने पर नहीं लिया है। समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस के नेता नए वक्फ कानून और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बाद अब एक और कांग्रेस के नेता ने बंगाल हिंसा और वक्फ कानून पर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने कहा है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और मुर्शिदाबाद हिंसा में भी वही क्रिया की प्रतिक्रिया दोहराई गई है। इससे पहले इमरान मसूद ने सत्ता में आने पर एक घंटे में नए वक्फ कानून का इलाज करने की धमकी दी थी। वहीं सपा नेता अबू आसिम काजमी मुर्शिदाबाद हिंसा को छोटी मोटी घटना बता रहे हैं, लेकिन सबसे बेतुका बयान दिया है कोलकाता के मेयर और ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हकीम ने। मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच बड़े पैमाने पर हिंदुओं के पलायन पर जब फिरहाद हकीम से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि पश्चिम बंगाल से बाहर तो नहीं गए वो लोग, पलायन तो राज्य के अंदर ही हुआ है। आप भी सुनिए इन कांग्रेस, सपा और टीएमसी नेताओं के वो बयान, फिर हम आपको बताएंगे इनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का क्या है पूरा सच। प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है। वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। जहां जहां हिंसा हो रही है ना, आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से, प्रशासन और हुक्मरान जनरल डायर के ज़माने से ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ छोटी मोटी हो, अपना प्रोटेस्ट हो और छोटी मोटी हिंसा हो जाए, और उस हिंसा के बहाने से अपना पूरा बल प्रशासन का, पूरी ताकत, पूरी पुलिस सबको लगा करके ये एक बड़ी हिंसा दिखाकर बहुत से लोगों का हौसला तोड़ दें। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। तो ऐसे ही बयानों की वजह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए वक्फ कानून और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर तीनों पार्टियों को घेरा है। पहले ममता दीदी की टीएमसी, फिर कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी। आइए अब जानते हैं कि इन तीनों पार्टियों का जो वक्फ कानून से विरोध है उसका पूरा सच क्या है। वैसे इन तीनों पार्टियों की राजनीति को डिकोड करने के लिए कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पंडित होना जरूरी नहीं है, इसे एक आम आदमी भी आराम से समझ सकता है। दरअसल ये सब हो रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक की वजह से। आइए एक एक करके तीनों पार्टियों का मुस्लिम वोट बैंक का फॉर्मूला आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ममता दीदी की टीएमसी की, और कुछ आंकड़ों के जरिए ममता बनर्जी और उनकी मुस्लिम वोट बैंक का हम पूरा सच जानते हैं। देखिए 2011 के जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल की जो कुल आबादी है उसमें से 27% मुसलमान हैं। 2025 में एक अनुमान के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी की संख्या 30% हो चुकी है, और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में तो ये 66% के ऊपर है। और पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 120 से 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता हार और जीत को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर की संख्या 50% से ज्यादा है। वहीं 16 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है, जबकि 30 से 35 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, और 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम 25% से अधिक है। यानी तकरीबन पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो इनमें से 100 से जो 120 सीटें हैं यहां पर टीएमसी को भारी सफलता मिली थी और एक गढ़ उसके बने रहे थे। अब लोक नीति और सीएसडीएस की एक रिसर्च का भी हम हवाला देना चाहेंगे। देखिए इस सर्वे के मुताबिक 2021 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें करीब 75% 75% मुस्लिम वोटर्स ने ममता बनर्जी की टीएमसी के पक्ष में
मतदान किया था। तो यह है ममता दीदी और टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक का सच। और ममता दीदी और टीएमसी के बाद आइए बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का ये पुराना इतिहास है कि वो हमेशा से मुस्लिम समाज में सुधार लाने वाले हर कानूनी फैसले का विरोध करती है और इसकी वजह है मुस्लिम वोट बैंक। तो आइए अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का पूरा सच आखिर क्या है। तो सीएसडीएस और लोक नीति के सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस को 38%, 38% मुसलमानों का वोट मिला था। यानी करीब करीब देश के हर तीसरे मुसलमान ने कांग्रेस को अपना वोट दिया था। और इसके अलावा कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं उनको मुसलमानों का 27% वोट मिला था। और अगर मुसलमानों के वोटों को इन आपस में जोड़ दिया जाए तो देश भर के करीब 65% मुसलमानों ने कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों को वोट दिया। आइए अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां कांग्रेस या तो सत्ता में है या मुख्य विपक्षी पार्टी है। वहां कितने मुस्लिम वोटर्स हैं देखते हैं। देखिए असम में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, वहां 34%, 34% मुस्लिम आबादी है, जबकि केरल में 27% मुस्लिम आबादी है। इसी तरह झारखंड में मुसलमानों की संख्या है 15%, वहीं उत्तराखंड में 14%, कर्नाटक में 13%, तेलंगाना में भी 13% मुस्लिम वोटर है, जबकि महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी है करीब करीब 12%। तो ये कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का पूरा सच है। तो कांग्रेस और टीएमसी के बाद अब बारी आती है अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी की। तो अखिलेश यादव नए वक्फ कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर है और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक। दरअसल समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ पर की थी। अब आइए आंकड़ों के जरिए जानते हैं यूपी में मुस्लिम वोट बैंक का पूरा सच। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं। राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर अपना असर रखते हैं, हार जीत तय करते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी है 20 से 30% के बीच, जबकि 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। वहीं लोकसभा की बात की जाए तो कुल 80 लोकसभा सीटों में से 29 लोकसभा सीटों पर मुसलमान मतदाता हार और जीत तय करते हैं। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की हर वाजिब और गैर वाजिब मांगे मानने का फायदा भी बहुत मिलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसको भर भर कर वोट दिए थे। सीएसडीएस और लोक नीति के सर्वे के मुताबिक 92%, 92% मुसलमानों ने, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट दिए थे। तो जब इतने वोट मिलेंगे तो मुस्लिम तुष्टीकरण तो होगा ही। और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कार्रवाई करने की बजाय ममता बनर्जी की सरकार न केवल दंगाइयों को बचा रही है बल्कि हिंदू पक्ष के पीड़ितों को अपमानित भी कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का आरोप है कि टीएमसी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ के नाम पर हुई हिंसा को ममता सरकार का समर्थन प्राप्त था। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड, टारगेटेड एंटी हिंदू हिंसा है। और इस पर कार्रवाई करने के बदले न केवल ममता बनर्जी और उनकी सरकार दंगाइयों का बचाव कर रहे हैं बल्कि जो हिंदू पक्ष से पीड़ित है उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। कुणाल घोष बोलते हैं कि बीएसएफ हिंसा के लिए जिम्मेदार है, मतलब दंगाइयों को क्लीन चिट। फिर हम देखते हैं कि सिद्दीकुल्ला चौधरी हो या बापी हल्दर हो, वो आकर धमकियां देते हैं। अब फिराद हकीम बोल रहे हैं कि पलायन थोड़ी हो रहा है, ये तो स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ के नाम पर जो पूरा का पूरा हिंसा हुआ है उसको स्टेट सपोर्ट है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार की संवेदना केवल दंगाइयों से है। और हम तो देख रहे हैं ना कि दास परिवार के लोग मारे गए और यूसुफ पठान जो है वो चाय की चुस्की ले रहे थे, डेरिक ओब्रायन जो है वो संडे का लंच एंजॉय कर रहे थे। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द का पूरा सच। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह!
अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ। उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है। हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना में हुई हिंसा में बड़ी संख्या में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। पीड़ित अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर है। वहीं हिंसा के दौरान किसी का घर लूटा गया, तो किसी की दुकान जला दी गई, तो कोई खुद हिंसा का शिकार हो गई। आप भी सुनिए मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों का दर्द। ये तो अगली बार निकली, तो वो भी मतलब कि फोन नहीं उठाया, फोन उठा ही नहीं, कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। हाँ हाँ किया है यहाँ पे पूरा लूटपाट किया है। घर के महिला के साथ भी मतलब कि बहुत ये किया है। चले मेरे लिए कोথায় যাব, ওই বাচ্চা চলে কোথায় থাকবো, এই সব পুড়িয়ে দিয়েছে। তো কি নিয়ে থাকবো, কে এই সব করেছে আমাদেরকে? আমার স্বামী উচ্চ নিচে কাউর সঙ্গে কথা বলতে জানে না। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। शटर तोड़ के घुस जाएगा मॉब, ये हमको उम्मीद नहीं था। हम लोग 2 स्टाफ के साथ भीतर में ही थे। क्या चाहे सरकार एक्शन ले, मुआवजा दे, और क्या करेंगे हम लोग। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।